everyone, this is Maqbool here once again and welcome to my channel. कल शाम में दमाम से निकला था मदीना मुनव्वरा की तरफ. उम्रा के लिए नहीं जा रहा मैं, कुछ काम है उसके लिए जा रहा हूँ. बड़ा अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है और काफ़ी लंबी ड्राइव और मैं अकेला हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले आपसे प्रॉमिस की हुई थी वही शेयर करता चलो. तो इस व्लॉग में आपसे मैं फैमिली एंड फ्रेंड विज़िट के हवाले से बात करूँगा. बहुत ही अहम गाइडलाइंस हैं, इनको आप सिर्फ स्किप नहीं करना आपने. ये फॉर्म फिलिंग के हवाले से नहीं है, अपने व्यूज़ बढ़ाने के हवाले से नहीं है. ये सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ऑन ग्राउंड बहुत सपोर्ट करेगी. नीचे लिंक में दे दूँगा जिस जगह से आपने जाके जो करना है, अप्लाई करना है, जिस तरह से वो आपको सब बहुत सिंपल है. अगर आपको फिर भी कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट. कोई इतनी ख़ास मुश्किल बात नहीं है इसमें. एनीवेज, पहले जो फैमिली एंड फ्रेंड विजिट था वो बहुत मुश्किल था. फ्रेंड्स तो भूल ही जाएँ, फैमिली बहुत मुश्किल था. तो अब ये बहुत आसान हो चुका है और बेसिकली जो कोर रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ पासपोर्ट नहीं है कि आपने अपनी वाइफ का, बच्चों का पासपोर्ट लगा दिया तो इट मीन्स कि वो वाइफ ही है और आपको वीज़ा मिल जाएगा. नो, ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन, फैमिली ट्री, रिलेशनशिप प्रूफ, इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते. वो समझते हैं कि पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है तो बस खत्म बात. ऐसा नहीं है. वो आपको यहाँ से जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे सऊदी अरब से तो वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आपको अप्रूवल भी दे देंगे. लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट के लिए इतना लंबी स्ट्रगल करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आप जब सेंटर में जाएंगे तो उन लोगों ने आपको वहाँ से वापस भेज देना है. ये ज़रूरी है. अब मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि हर मुल्क के जो वीज़ा सेंटर होते हैं उनके रूल्स डिफरेंट होते हैं. मे बी कि अगर कोई अमेरिका से अप्लाई करेगा तो उनको FRC या फैमिली सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना पड़े, वो सिंपली पासपोर्ट लेके जाएंगे तो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे. ये डिपेंड करता है आपका जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर. तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसमें आपको इसलिए बना रहा हूँ कि आप चांस ना लीजिएगा. इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है. और ये डॉक्यूमेंट आपको वैसे भी अपने पास रखने चाहिए. ज़िंदगी में आपको वैसे भी मुख्तलिफ चीज़ों पे काम आएंगे, नॉट जस्ट फॉर सऊदी अरेबिया. तो आपको जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा वो है आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली ट्री, या जो भी उसका आप नाम दें. हर मुल्क का अपने एक डिफरेंट नाम होता है. तो वो आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं बड़े आसानी से. तो आपने करना क्या है कि जिस भी आदमी के लिए वीज़ा अप्लाई करना है उसका आपने फॉर एग्जांपल अपनी वाइफ का अप्लाई करना है तो आप अपने नाम से एक सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे जो डेटाबेस अथॉरिटी है आपके मुल्क की उससे, और उसको आपने अपने फॉरेन ऑफिस से अटैच करवा लेना है, डिजिटल अटेस्टेशन. आपने अगर अपने पेरेंट्स के लिए करना है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी करेंगे सर्टिफिकेट प्रिंट कराएंगे जिसमें आपका नाम, आपके वालिदैन का, आपके बहन भाइयों का नाम होगा. वाइफ के पेरेंट्स के लिए करना है तो आपने फिर एक अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन प्रिंट करवानी है जिसमें आपकी वाइफ और आपके बच्चे हों, और साथ एडिशनली आपको अपने इन लॉज, मतलब अपने फादर इन लॉ से की जो सर्टिफिकेट है वो प्रिंट करवाना है जिसमें आपकी वाइफ का नाम आए. ठीक है, ताकि वो आप नरेट कर सकें, ताकि वो उनको आपस में जोड़ सकें कि जी ये इसकी वाइफ है और यहाँ पे इस सर्टिफिकेट में ये इसके वालिद हैं और इसके भाई हैं. तो इसी तरह आपके जितने भी रिलेशन हैं, इवन कि आप अपने कज़न्स को, अपने अंकल आंटी को बुला सकते हैं, लेकिन इस तरह ही आपको जितना वो दूर का रिश्ता है आपको उतने ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रिंट करवाने पड़ेंगे. नादरा पाकिस्तान में है, इंडिया में कोई और नाम होगा, नेपाल में कोई और नाम होगा, लेकिन डेटाबेस अथॉरिटी आपको वहाँ से वो प्रिंट करवाने पड़ेंगे और फॉरेन ऑफिस से करवाने पड़ेंगे. ये आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि सऊदी अरब में तो आपको वीज़ा एक डिमांड होती है, वो उसमें सिंपली आपसे सिर्फ पासपोर्ट नंबर लेंगे और आपका जो यहाँ के डिटेल्स हैं वो लेंगे. लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे, अपने थर्ड पार्टी जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वहाँ पे जाएंगे तो आपको वो वहाँ से वापस भेज देंगे. इसलिए आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी. आपने डेफिनेटली इसको रखना है पासपोर्ट के अलावा, अब पासपोर्ट और आईडी कार्ड के अलावा. अच्छा, अब ऐसा है कि जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे वीज़ा तो आपको सिंपली एक फॉर्म है वो फिल करना है और तलब तशीरा का के लिए आपने सबमिट कर देना उस फॉर्म को. तलब तशीरा या वीज़ा डिमांड
आप जो ही सबमिट करेंगे तो आपने उसकी सेव एज PDF करके उसकी एक कापी आपने दे देनी है अपने HR को ऑफिस में, या अपने कफील को या स्पॉन्सर को, या अगर आप खुद इन्वेस्टर हैं तो आपने खुद उसको चैम्बर करवानी है। याद रखिएगा कि आपका जो चैम्बर यहाँ पे होता है सऊदी अरब में वो डिजिटल है, और एक चैम्बर में जितने भी लोगों के नाम होंगे, फॉर एग्जांपल आपने 10 लोगों का वीज़ा अप्लाई किया, तो अगर आपके एक फार्म में 10 लोग हैं तो उनकी फ़ीस 35 रियाल ही होगी। और अगर आपका एक फार्म पे एक बंदा है और आपने फिर दूसरे फार्म पे दूसरा बंदा रखा हुआ है, तो तीसरे पे तीसरा रखा हुआ है, तो वो फिर 35 + 35 + 35 होगा। तो इसलिए एक ही फॉर्म फिल करें और उसको आप चैम्बर करवा लें एक ही दफ़ा। अच्छा, इसमें जो नॉर्मल टाइम होता है, जो 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 अलाउड टाइम होता है, ये जो एस्टिमेटेड टाइम है वो है 7 वर्किंग डेज़। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों का ईद की छुट्टियों में भी विदिन 1 आवर अप्रूवल आ गया था। सो इट डिपेंड्स, आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते कि आपको फ़ौरन मिलेगा या हफ्ते बाद मिलेगा, लेकिन आपको ये मिल सकता है फ़ौरन। तो आपने वो जब सबमिट कर दिया, आपने कंपनी को बोल दिया कि इसको चैम्बर करवा दें, तो उसके बाद आप वेट करें, और आपको मैं ट्रैकिंग वाला जो पोर्टल है वो भी मैं नीचे दे दूँगा, उस पर आप जाके अपनी एप्लीकेशन ID डाल के चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो तलब तशीरा या वीज़ा डिमांड है उसका स्टेटस चेंज हुआ या नहीं हुआ, अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अप्रूवल जो होता है ये वीज़ा नहीं होता, ये बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि ज़मानत है, श्योरिटी है कि आप इसको लेके जाओ, ये जेन्युइन है, और आपका वीज़ा एम्बेसी वहाँ से स्टैम्प कर देगी। एम्बेसी स्टैम्प करेगी या नहीं करेगी, ये एम्बेसी की स्वाबदीद है, डिस्क्रिशन है कि वो रिजेक्ट भी कर सकती है और अप्रूव भी कर सकती है। इस लेटर का मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा हो ही गया है। ये खाली सऊदी अरब में नहीं है, दुनिया में कहीं भी हो, आपका जो अप्रूवल होते हैं वो वीज़ाज़ नहीं होते, और जो वीज़ाज़ होते हैं वो भी आपका, इवन के वीज़ाज़ भी आपके एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद, वो अगर आपका जो एयरपोर्ट पे जो अथॉरिटी बैठी होती है, जो बंदा बैठा होता है, ये वो अगर रिजेक्ट करे तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा जो है वो आपका राइट नहीं है, बल्कि आपकी एक कर्टेसी है जो कि एक मुल्क आपको देता है, आप उसके सिटीज़न नहीं है। सो इसलिए आप इसको अपना राइट्स ना समझिए, इसको आप सिर्फ ये समझिए कि ये आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी वो रिक्वेस्ट अप्रूव कर रहे हैं, तो ये आपका राइट नहीं है, बल्कि ये उनकी कर्टेसी है। तो आपने जब अप्रूवल आपको आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है, जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जो मैंने पहले आपको सबसे पहले जो बात की थी, रिलेशनशिप प्रूफ, वो डॉक्यूमेंट आपने अटैच करवा के साथ रखना है। उसके अलावा ये जो आपका अप्रूवल लेटर रहेगा, इसको आपने सेव एज PDF करके आपने एक फोल्डर बना के उसमें रख लें। उसके अलावा आपका जो यहाँ का इकामा है, जो यहाँ आपका जो पासपोर्ट कापी है, उसके अलावा आपका जो वीज़ा जिस पे स्टैंप हुआ हुआ है, अगर वो है तो, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर है, क्योंकि उसके ऊपर बॉर्डर नंबर लिखा होता है, आपने वो वाला जो पेज है वो वाला भी आपने स्कैन करके रखना है, फोल्डर में रखना है अपने पास। अच्छा, अबशर जो यहाँ पे है उसका डिटेल में जाके जो कंप्यूटर में खोलें या मोबाइल में खोलें, तो उसमें आपका जो एक पोर्शन होता है उसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है उसकी। वो इसलिए अहम होता है कि उसमें ये रूल है कि आपको विदिन सऊदी अरेबिया है, आपको वो लिखा होता है कि विदिन इनसाइड किंगडम, ठीक है, और आपका जो इकामा होता है उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, इशू डेट लिखी होती है, आपके कफील के ये स्पॉन्सर ये कंपनी के वाले से सब डिटेल लिखी होती है। तो आपको वो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आप सेव एज PDF करेंगे। कलर मतलब प्रिंट करने से पहले जो कलर होता है वो महंगा नहीं होता, तो आपने कलर ही उसको करना है सेव, ठीक है। ओके, और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपने व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू अपने घर वालों को भेजने हैं जिस मुल्क में हो, और फिर उनको बोलना है कि आप एक बात मैं आपको फिर बताऊँ कि ऐसा हुआ है कि एक साहब को मैंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट अरेंज कर लें, तो वो उन्होंने कहा यार ये ऐसे ही फजूल कर रहे हो आप, ये इतने डॉक्यूमेंट नहीं होते। बहरहाल उन्होंने फिर एक हफ़्ता वेट टाइम के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिली। जब वो वहाँ पे गए सेंटर में, ट्रस्ट मी, उनको एक डॉक्यूमेंट की वजह से वापस आना पड़ा, और वो मेरा ख्याल है कि 2 घंटे की ड्राइव करके आए थे वहाँ पे एक हफ़्ते की वेट करने के बाद, और वो डॉक्यूमेंट के लिए दोबारा वो गए फिर घर अपने, फिर दोबारा अरेंज किया, फिर अपॉइंटमेंट ली, फिर आए, और जब फिर दोबारा आए तो सिर्फ एक उनका मतलब सिर्फ एक उन्होंने कलर प्रिंट नहीं किए थे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी कि ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रही, तो आप ऐसा करें हमारे सेंटर के अंदर से जाके आप इसको दोबारा प्रिंट करें, कि बाहर जाने की तो फिर वो रश बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसने
200 रुपीज़ दे के एक पेज प्रिंट करवाया सेंटर के अंदर से। तो ये वो टेक्निक्स हैं जो कि डेफिनेटली बिजनेस है, जो सऊदी अरब की गलती नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी है जो कि प्राइवेट बिजनेस है, उनका तो काम है अपने पैसे बढ़ाना, तो उनको आप चांस देंगे कि आपसे वो पैसे कमा लें। तो इसलिए मेरी बातों को नोट कर लीजिए और इसको ज़रूर से बड़े एहतमाम के साथ आपने इसको करना है। इतने मुश्किल काम नहीं है ये, देखने में सुनने में आपको शायद मुश्किल लगे, करने में इतना मुश्किल नहीं है। सब कुछ आजकल ऑनलाइन है, डिजिटल है, कोई इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं है। अच्छा, जब आपकी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पिछले बताए थोड़ी देर पहले, इनको आपने व्हाट्सएप या जो भी करना है वो कर दें अपने मुल्क में, अपने बंदे को, अपने जो भी आपका भाई बहन जो भी हो, उन्हें बोलें कि इसका कलर प्रिंट ले लें अच्छी क्वालिटी का। एक एडिशनल पेपर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो है कि आपकी कंपनी की CR, कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आप एहतियातन पास रख लें, मे भी आपको काम आए। और जिस बंदे ने आपको वीज़ा भेजा है सऊदी अरब से, उस बंदे का नेशनल ID कार्ड भी अपने पास आप रख लें, और इकामा भी अपने पास की एक फ़ोटोकॉपी रख लें एहतियातन। जिन लोगों ने अप्लाई करना है उनको क्या क्या करना है, एक तो उनको अपना रिलेशनशिप प्रूफ जो मैंने पिछला डिटेल में आपको बताया था वो वाला प्रिंट करवाना है, कलर अटेस्टेड हो, कलर अटेस्टेड हो मतलब अटेस्ट करवा के स्कैन करके उसका कलर प्रिंट ले लें आप। उसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ करनी है वो क्या करना है कि आपका अपने जो वहाँ के नेशनल ID कार्ड हैं वो अपने अरेंज करने हैं। उसके बाद आपने एडवांस में आप कर लें पोलियो की वैक्सीनेशन अगर रिक्वायर्ड है तो, कुछ मुल्कों में रिक्वायर्ड होती है, कुछ में नहीं होती, कंट्री वाइज है। पाकिस्तान में है, इंडिया में शायद नहीं है। तो वो सब के लिए डिजिटल वो मिलता है, वो आप करवा लें और वो प्रिंट करवा के आप उसको भी साथ रख लें। फिर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप प्रिंट करवा लें और अपने पास रख लें। उसके अलावा जो अहम डॉक्यूमेंट हो सकता है वो है आपके पासपोर्ट, जिन्होंने वीज़ा लगवाना है उनके पासपोर्ट्स, उनके ओरिजिनल पासपोर्ट और उनकी फ़ोटोकॉपीज़। इसके अलावा आप मतलब अपॉइंटमेंट लेंगे, नीचे आपको मैं लिंक दे दूँगा, वो आपने प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी है वेल इन एडवांस, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होती है। मुख्तलिफ लोग, क्योंकि आसान वीज़ा हो गया ये, यहाँ का रेजिडेंट वीज़ा बड़ा महंगा पड़ता है पर ईयर, तो अक्सर लोग फैमिलीज़ को इसी वीज़े बुलाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत पहले से उसकी अपॉइंटमेंट लेके रखनी होगी। तो वो अपॉइंटमेंट भी, उसका एक पेज होता है, वो आप प्रिंट कर लें। इसके अलावा आपकी फ़ोटोज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहरहाल आप फ़ोटोज़ रख लें अपने पास, एक्स्ट्रा रख लें फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ प्रिंट करके। जो ये नहीं है कि आपको अगर उन्होंने कहा कि एक फ़ोटो है तो आप एक ही लेके जाएं, नहीं, आप 3-4 साथ लेके जाएं। और जो वीज़ा सेंटर होता है वहाँ पे, वो मोस्टली कैश एक्सेप्ट करते हैं, मोस्टली क्या करते ही कैश है। आपने क्या करना है कि जो आपका अपॉइंटमेंट पेज होगा उसके ऊपर जो पैसे लिखे होंगे, आपने खाली वो नहीं लेके जाने, आपने उसमें 20% एक्स्ट्रा पैसे पास, 30% एक्स्ट्रा पैसे आपने पास रखने हैं। क्यों? एक आपको जो इंश्योरेंस होती है वो आपको अंदर से ही लेनी पड़ती है, वो रियल टाइम में जो रियाल का रेट होता है उसके मुताबिक वो परचेज करके आपको देते हैं। वो पेमेंट करनी होती है आपको। जो फॉर्म फिल करते हैं अंदर जाके उसकी फ़ीस पेमेंट आपसे लेते हैं वो। फिर और कोई सर्विस आप लें अगर तो आपसे वो लेते हैं। मैं आपको एक बात बहुत ही ताकीद से कहता चलूँ, आपने अगर अपॉइंटमेंट टाइम पे ली है तो आपको मिनिमम 10 to 20,000 रुपीज़ पर हेड बच सकते हैं, कि वो उनकी प्रायोरिटी सर्विस होती है, जो कि वो बेसिकली आपको पिच कर रहे होते हैं, आपको सेल कर रहे होते हैं। आपने क्या करना है कि आपने उस प्रायोरिटी सर्विस को अवॉइड करना है, आपने बिल्कुल नहीं लेनी। आपको वो कहेंगे जी कि प्रायोरिटी सर्विस आपको ऑप्शनल देंगे, तो आपने एकदम ये नहीं कहना कि मैं बस ठीक है जी, वो आपको पैसे चार्ज करेंगे, आपका कोई बेनिफिट नहीं, आपको वीज़ा आपका जल्दी नहीं लगेगा, आपको बस सिर्फ ये है कि आपको सोफे की बिठाएंगे, दूसरे लोगों को वैसे सीट बिठा देंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो इसलिए आपने उसको अवॉइड करना है, वो बहुत एक्सपेंसिव है और उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सो बस आप वो जाएँ, इनको बायोमेट्रिक दें, अपने ये डॉक्यूमेंट जमा करवाएं इनको चेकलिस्ट के मुताबिक। कलर प्रिंट रखिएगा पास, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिस प्रिंट हुई या कोई थोड़ा सा भी उसके ऊपर
डाउट हुआ तो आपको फिर से दोबारा पेमेंट करनी पड़ सकती है, दोबारा वापस जाना पड़ सकता है बाहर से प्रिंट लेने के लिए। और कैश भी पास अपने इंडियन पाकिस्तानी जो भी करेंसी आपकी है, लोकल करेंसी भी आपके पास रखनी है, फॉरेन करेंसी भी नहीं चलती और डेबिट कार्ड्स भी नहीं चलते। और ना ही बाहर लोग जो खड़े होते हैं उनकी आपने बातों में आना है कि मैं आपको ये कर सकता हूँ, मैं आपको फास्ट टैग कर सकता हूँ, ये बेनिफिट वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। ये सब उनके हाथ में कुछ नहीं होता, वो अथॉरिटी नहीं है। वो जो सेंटर वाले हैं वो अथॉरिटी नहीं है, बल्कि वो आपके समझ लें कि वीज़ा एजेंट हैं, आपके सपोर्ट प्रोवाइडर हैं, आप उनके कस्टमर हैं। यू हैव मोर राइट्स, उनकी कम राइट्स हैं। ये नहीं है कि आप उनसे लड़ सकते हैं जाके, लेकिन आपके राइट्स ज़्यादा हैं। आप कॉन्फिडेंटली जाएँ, अपनी सर्विसेज लें। वो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, वो आपको कोई फेवर भी नहीं दे सकते। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर रहे हैं पूरे 100%। मैं दोबारा से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को नीचे लिस्ट डाउन कर दूँगा लिख के भी, आप वो भी देख सकते हैं। तो डू नॉट ओवर एस्टिमेट, डू नॉट अंडर एस्टिमेट, और ना ही इसको अपने बहुत आसान लेना है और ना ही इसको बहुत मुश्किल लेना है। बस सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी बातों की एक बात कि आपने जिनके लिए वीज़ा अप्लाई करना है उनका रिलेशनशिप प्रूफ, जिस मुल्क में आप हैं, सऊदी अरब में हैं, तो सऊदी अरब में जो आप कर रहे हैं, जो आपका लीगल स्टेटस है उसके प्रूफ, पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लीगल और मेडिकल स्टेटस और उनके प्रूफ, ये सब चीज़ें आपने इकट्ठी करनी है और जाके सबमिट कर देनी है एक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में। और उन्होंने आपके बिहाफ पे अप्लाई करना है और आपको जब वीज़ा लग जाएगा तो आपको पासपोर्ट को इशू कर देंगे। आपने जाके पासपोर्ट उनसे कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इसकी अगली वीडियो जो है वो बनाऊंगा GCC रेजिडेंट के लिए, जिनको ई वीज़ा ऑन अराइवल या फिर शेंजन US UK वीज़ा होल्डर्स के लिए जो एनुअल वीज़ा इशू करते हैं सऊदी अरब वाले ऑन अराइवल, उसके बारे से बात करूँगा। तो स्टे ट्यून एंड सपोर्ट माई चैनल। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, व्यूज़ चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे आई एम श्योर। तो हिट द बेल आइकन, हिट द सब्सक्राइब बटन एज अल मशहूर डायलॉग। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जो कि मैं शायद आज ही आपको मतलब बना के अपलोड तो खैर मैं बाद में करूँगा, लेकिन आज ही बना के रख लूँगा इसी ट्रिप में, क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता है और मैं सोना नहीं चाहता इस रास्ते पे। मुझे वापस काम है, मुझे वापस भी जाना है। और ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।